तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। संडे है आज, ऑर्गेनन डे है भाई। राम राम बॉस। राम राम डॉक्टर प्रतीत जी। और ऑर्गेनन राम में राम सर। राम राम जी, राम राम, सबको बहुत बहुत राम राम। राम राम सर। राम राम साहब जी। तो पेज नंबर 28 पे कंटेंट में हम एक बार नजर मारेंगे। 185 से लेकर के 203 का जो ये ग्रुप है एफोरिज्म का, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज विद लोकल सिम्टम्स, देयर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंजूरियस। दो बातों पे ध्यान दिया गया है इस ग्रुप में एफोरिज्म्स के। जो लोकल सिम्टम्स के साथ हमारे सामने डिजीज आते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, और दूसरा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करना किसी भी लोकल सिम्टम्स का, वो हमेशा घातक ही होता है। ये दो बातों पे जोर दे रहे हैं इन एफोरिज्म्स में। तो ऐसा है। अब इसमें हम 194 पे, एफोरिज्म 194 पे हम यहाँ चलेंगे। कोई एक पॉइंट है जो पीछे क्लियर नहीं हुआ था, मैंने बाद में सुना, तो जब आएगा ध्यान तो मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। उसका भाव कुछ और आ रहा था और हमने कुछ और समझा था, मैंने बाद में पढ़ा था, अब मैं भूल भी गया। तो एफोरिज्म 194 में कह रहे हैं कि इट इज नॉट यूजफुल आइदर इन एक्यूट लोकल diseases of recent origin or in local affections that have already existed a long time to rub in or apply externally to the spot an external remedy, even though it be the specific, and when used internally, salutary by reason of its homeopathicity, even although it should be at the same time administered internally. For the acute topical affections, ब्रैकेट में कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडिविजुअल parts erysipelas etc., which have not been caused by external injury of proportionate violence but by dynamic or internal causes, yield most surely to internal remedies homeopathically adapted to the perceptible state of the health present in the exterior or interior, selected from the general store of proved medicines, and generally without any other aid. मेरे वो पॉइंट भी याद आ गया। बेसिकली बात पीछे ये हो रही थी कि जो कि बाहर से कोई अफेक्शन ना हो या कोई माइनर अफेक्शन हो, उसके सिवाय दो कंडीशन को, यदि बाहर से कोई इंजरी होकर के कोई लोकल मेलेडी आ गई है, या फिर कोई बहुत ही माइनर इरप्शन है जो कि सॉरी के एक तरह से अभी शुरुआत हुई है, उन दो को छोड़ करके जितने भी लोकल मेलेडी हैं उनको हम इंटरनली ही ट्रीट करेंगे। उसका ये था बेसिकली भाव। और वो यहां भी आ गया 194 में भी, कह रहे हैं इट इज नॉट यूजफुल आइदर इन एक्यूट लोकल डिजीजेज ऑफ रिसेंट ओरिजिन और इन लोकल अफेक्शंस दैट हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड ए लॉन्ग टाइम टू रब इन और अप्लाई एक्सटर्नली टू द स्पॉट एंड एक्सटर्नल रेमेडी। ये कभी भी लाभदायक नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा कि आप किसी भी एक्यूट लोकल डिजीज के ऊपर जो अभी हाल फिलहाल में आया हो, या फिर लोकल अफेक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो लंबे समय से, दोनों केस में ही जो अंदर से आया है उस पर रब करना, अप्लाई करना एक्सटर्नली स्पॉट पे एक्सटर्नल रेमेडी को, वो कभी भी यूजफुल नहीं होता है। इवन दो इट बी द स्पेसिफिक एंड व्हेन यूज इंटरनली, भले चाहे वो स्पेसिफिक क्यों ना हो रेमेडी जिसको आप बाहर लगाना चाह रहे, भले चाहे उसको इंटरनली भी यूज क्यों ना कर रहे हो, लेकिन लोकल स्पॉट पे अप्लाई करना वो यूजफुल नहीं है। कह रहे हैं सैल्यूटरी बाय रीजन ऑफ इट्स होम्योपैथिसिटी, इवन ऑल्दो इट शुड बी एट द सेम टाइम, बाय रीजन ऑफ इट्स होम्योपैथिसिटी, इवन यद्यपि although it should be at the same time which have not been caused by external injury or injury of proportionate violence। तो भाव ये है कि भले चाहे वो लोकल स्पॉट पे बेसिकली मेडिसिन को नहीं अप्लाई करना है,
चाहे वो सैल्यूटरी ही क्यों ना हो, होम्योपैथिसिटी के हिसाब से कितनी ही सिमिलिमम क्यों ना हो। इस बात को यहाँ थोड़ा सा इसलिए भी कह रहे हैं कि आगे कहीं कहेंगे कि जो मेडिसिन इंटरनल दे रखी है उसको आप लोकल एप्लीकेशन भी अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छा लाभ होता, तेजी से ठीक होता। लेकिन यहाँ की बात ये क्लियर हुई है 194 में कि उस स्पॉट पे नहीं लगानी जहां पे वो लीजन है। उसका एक कारण है, हालांकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन को कई बार ये कहेंगे कि हाँ ये लाभदायक सी लगती है, लेकिन फिर एनिमैन साहब कहेंगे कि नहीं नहीं फिर भी आप इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करना क्योंकि ये नुकसान हो सकते हैं। 196 197 वगैरह में आगे यही आएगा। लेकिन यहाँ पे वो एक्सटर्नली अप्लाई करना उस स्पॉट पर, उसको नुकसान बता रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं बता रहे हैं। ब्रैकेट में कह रहे हैं इसमें इन्फ्लेमेशन, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है इंडिविजुअल पार्ट का, एरिसिपलस का, उस पर कोई भी एप्लीकेशन या रब नहीं करना है, भले चाहे वो उसकी इंडिकेटेड मेडिसिन ही क्यों ना हो। कह रहे हैं बट बाय डायनेमिक एंड इंटरनल कॉजेज yield most surely to internal remedies homeopathically adapted to the perceptible state of the health present in the exterior and interior। ये जो फिर भले बाहर रब ना करें और इसलिए अपनी डायनेमिक जो इसकी डोज है जो या इंटरनल कॉजेज है बट बाय डायनेमिक और इंटरनल कॉजेज, ये मेडिसिन अपने डायनेमिक होते हुए और इंटरनल कॉजेज की वजह से इल्ड कर देगी उसको मोस्ट श्योरली टू इंटरनल रेमेडीज होम्योपैथिकली अडेप्टेड टू द परसेप्टेबल स्टेट ऑफ द हेल्थ प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। भाव ये है कि भले चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ उसको ये इंटरनली ही दे करके ये उसको श्योरली इल्ड कर देगी, बाहर से नहीं लगाना। कह रहे हैं सेलेक्टेड फ्रॉम द जनरल स्टोर ऑफ द अप्रूव्ड मेडिसिन, और खास करके जब उसको सेलेक्ट कर लिया गया हो आपकी जो वेल प्रूव्ड मेडिसिन है उनमें से, एंड जनरली विदाउट एनी अदर एड, और साथ में कोई दूसरी एड ना दी जाए, तो वो इंटरनली दे करके ही दूर हो जाती है, इसलिए उसको बाहर से रब नहीं करना, और खास करके स्पॉट पे तो करना ही नहीं है। आगे कह रहे हैं बट इफ दीज डिजीजेज डू नॉट यील्ड टू देम कंप्लीटली एंड इफ देयर स्टिल रिमेन इन द अफेक्टेड स्पॉट एंड इन द होल स्टेट notwithstanding good regimen, a release of disease which the vital force is not competent to restore to the normal state, then the acute disease was ब्रैकेट में करें as not infrequently happens a product of sora which had hitherto remained latent in the interior but has now burst forth and is on the point of developing into a palpable chronic disease। ओके, यहाँ फिर अगला एक अलग भाव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बट इफ दीज डिजीजेस डू नॉट यील्ड to them completely and if there still remain in the affected spot and in the whole state notwithstanding good regimen, बहुत अच्छे से गुड रेजिमेन के साथ बहुत अच्छी दवाई सेलेक्ट करने के बाद अगर ये फिर भी नहीं जा रहा है वो लोकल स्पॉट या लोकल मेलेडी और उसका अवशेष बना हुआ है डिजीज का, तो इसका मतलब ये है जो कि वाइटल फोर्स कॉम्पिटेंट नहीं है उसको रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल स्टेट के, एक्यूट केस में खास करके बात चल रही है कि अगर वो अच्छी दवाई देने के बाद भी गुड रेजिमेंट डाइट एंड रेजिमेंट रखने के बावजूद भी वो नहीं जा रहा है, वाइटल फोर्स में उतनी क्षमता ही नहीं है कि उसको रिस्टोर कर ले नॉर्मल स्टेट के, तो फिर करें देन द एक्यूट डिजीज वाज ए प्रोडक्ट ऑफ सोरा which had hitherto remained latent in the interior। तो ये जो एक्यूट डिजीज जो की तरह जो हमें दिख रहा था जो अभी आया था, भले तो ये एक्यूट डिजीज है तो ये भी एक प्रोडक्ट है सोरा का ही, ये सोरा का प्रोडक्ट है, यानी कि ये क्रोनिक डिजीज है ऐसा समझ लो। एज नॉट इनफ्रीक्वेंटली हैपन, जो कि अक्सर होता ही है ऐसा कि वो लोकल अफेक्शन अभी आया था और आपने अच्छी दवाई खिलाई
और सब कुछ करा लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर वो एक तरह से समझिए कि भले एक्यूट डिजीज दिख रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ सोरा है, वो क्रॉनिक कैटेगरी का है वो लीजन, विच हैड हिदरटू रिमेन्ड लेटेंट इन द इंटीरियर। और वो सोरा है जो कि अब तक इंटीरियर में लेटेंट बना हुआ था, but has now burst forth and is on the point of developing into a palpable chronic disease। और अब वो burst forth हो गया है और वो डेवलप हो गया है एक पैल्पेबल क्रॉनिक डिजीज के रूप में। तो ये 194 में थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई केस आ रहा है और वो हमें एक्यूट सा लग रहा है और हमने एक अच्छी मेडिसिन दी भी सेलेक्ट करके, डॉक्टर दीपशिखा जी बॉस। और वो फिर भी नहीं जा रहा आपकी अच्छी मेडिसिन देने का, तो अब आप ये समझ लें कि उसके पीछे कोई ना कोई मियाजम है, उसके पीछे कोई ना कोई क्रॉनिसिटी है, कोई ना कोई लेटेंट सोरा छुपा हुआ था उस बंदे में, वो इसलिए नहीं गया और वो अब बस्ट फोर्थ होकर के क्रॉनिक डिजीज के रूप में अब वो पाल्पेबल हो गया। तो वहां भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो करना ही नहीं है। अगर आपका एक्यूट केस दिख रहा है और वो भी नहीं जा रहा जल्दी से, तो आप फिर समझो कि इसके पीछे कोई ना कोई सोरा की बैकग्राउंड है, कोई ना कोई मियाजम था इसके पीछे लेटेंट छुपा हुआ। 195 में कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इफेक्ट ए रेडिकल क्योर इन सच केसेस विच आर बाय नो मीन्स रेयर आफ्टर द एक्यूट स्टेट हैज प्रिटी वेल सबसाइडेड एन अप्रोप्रिएट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं एज स्टोर्ड इन माई वर्क इन क्रॉनिक डिजीजेस must then be directed against the symptoms that still remain and the morbid state of health to which the patient was previously subject। कह रहे हैं अब इस तरह के इन ऑर्डर टू इफेक्ट रेडिकल क्योर इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जो पता चले आपको कि भाई ये तो एक्यूट नहीं था ये तो क्रॉनिक निकला, ऐसे केस का रेडिकल क्योर करने के लिए कह रहे हैं विच आर बाय नो मीन्स रेयर, विच आर बाय नो मीन्स रेयर मतलब जो आम है, जो दुर्लभ नहीं है, एक तरह से जो आम है आपको मिलेंगे ऐसी घटना मिलेंगी कि आफ्टर द एक्यूट स्टेट हैज प्रेटी वेल सबसाइडेड, के आप देखोगे कि एक्यूट स्टेट जो है अच्छे तरीके से वो सबसाइड हो गई, तो वहां क्या करना है एनीमैन साहब कह रहे हैं कि फिर आप कह रहे हैं कि एन अप्रोप्रिएट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट मस्ट देन बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिम्टम्स दैट स्टिल रिमेन एंड द मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ टू विच द पेशेंट वाज प्रीवियसली सब्जेक्टेड। तो अब आपका फर्ज बनता है एज ए फिजिशियन कि एक अप्रोप्रिएट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट वहां दो, जो कि हमने क्रॉनिक डिजीज में बताया गया है। अब जो क्रॉनिक डिजीज बुक पढ़ेंगे तब सामने आएगा, और फिर उसको जो बचे हुए सिम्टम्स हैं, जो मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ जो बची हुई है, या पहले प्रीवियस एंड प्रीवियसली सब्जेक्ट, यानी कि उन इरप्शन के आने से पहले भी क्या क्या पिक्चर थी वो शामिल करते हुए और अब बचे हुए सिम्टम्स को लेते हुए आप एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट करो। इन क्रॉनिक लोकल मेलेडीज दैट आर नॉट ऑब्वियसली वेनेरियल एन एंटीसोरिक इंटरनल ट्रीटमेंट इज मोर ओवर अलोन रिक्विजाइट। कह रहे हैं जो क्रॉनिक लोकल मेलेडीज हैं और खास करके जो नॉट ऑब्वियसली वेनेरियल, जो वेनेरियल ना हो, जो सिफिलिटिक सैंकर या साइकोटिक फिगवाट ना हो, ऐसे क्रॉनिक लोकल मेलेडीज में द एंटीसोरिक इंटरनल ट्रीटमेंट इज मोर ओवर अलोन रिक्विजाइट। वहां तो केवल और केवल आप एंटीसोरिक इंटरनल ट्रीटमेंट ही दीजिएगा। कहां पर? जहां पर ये लोकल मेलेडीज जो क्रॉनिक हैं, इनका कहीं ना कहीं इनकी बैकग्राउंड में यदि विनेरियल नहीं है तो, प्योरली सोरिक क्रॉनिक लोकल मेलेडीज अगर हैं तो वहां पर एंटीसोरिक इंटरनल ट्रीटमेंट ही अलोन रिक्विजाइट, अकेला ही पर्याप्त रहेगा। और अगर मान लो वहां पे विनेरियल हो तो डॉक्टर दीपशिखा, तो वहां एनीमैन साहब ने ये कहा कि जो अगर विनेरियल लोकल मेलेडीज हैं तो उनको आप डायरेक्ट हिट करो उनकी स्पेसिफिक मेडिसिन के द्वारा। वो क्रॉनिक डिजीज में आएगा, इसलिए यहाँ पहले बात हो जाए तो और अच्छा है। अगर सैंकर है, फिगवाट है, तो वहां पे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एनीमैन साहब ने अलग बताया,
वहां उन्होंने बताया कि उस लोकल अफेक्शन पर उनकी स्पेसिफिक रेमेडीज को हाई डायनेमाइजेशन के माध्यम से लार्ज डोजेज दे करके तब तक देते चले जाओ जब तक वो वहां से चला ना जाए, खास करके कौन से, जो विनेरियल लोकल अफेक्शन। ठीक है जी। लेकिन अगर वो नॉन विनेरियल है, एंटीसोरिक ओरिजिन के हैं, तो वहां केवल और केवल एंटीसोरिक इंटरनल ट्रीटमेंट की ही आवश्यकता होती है, वहां अलग से कोई प्लान नहीं करना। बॉस आपने बोला हाई डायनेमाइजेशन इन लार्ज डोजेस। हाँ हाँ, हाई डायनेमाइजेशन से शुरुआत करनी है, लार्ज डोजेज देनी है। और आपको हम बताएं, पेज नंबर 5 पर आ जाओ। पेज नंबर 5 पर है उनका किस तरह से बताया हीमैन साहब ने। पेज नंबर 5 पे है, पहला ही पैराग्राफ है। 6th एडिशन में उन्होंने जब ये अपना एफोरिज्म 282 का जो फुटनोट दिया 163, तो उस इसी संबंध में दिया। कह रहे हैं कि होली न्यू इज द फुट नोट, यानी कि 163 है टू पैराग्राफ 282। 6th एडिशन में हैनीमैन साहब ने ये ऐड करी जानकारी, 282 का नया एक फुटनोट दिया जो इससे पहले वाले एडिशन में नहीं था। उसमें क्या कहा, एंड ऑफ ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फुटनोट है, हेयर हिज ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक डिजीजेज अंडर सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस डिपार्ट एब्सोल्युटली फ्रॉम दैट एडवाइस इन फॉर्मर एडिशन। 6th एडिशन में जो फुटनोट दिया, यहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे करना है क्रोनिक डिजीज का, जो कि सोरा के अंतर्गत आते हैं, सिफिलिस के अंतर्गत आते हैं, साइकोसिस के अंतर्गत आते हैं, पहले वाले एडिशन में दी हुई सलाह से बिल्कुल दूर हो गए, डिपार्ट हो गए एब्सोल्युटली उस एडवाइस से जो उन्होंने फॉर्मर एडिशंस में दी रखी थी। क्या क्या कैसे अलग हुए? He now advises to commence treatment with large dosage of their specific remedies early, ठीक है, and if necessary several times daily and gradually ascend to higher degree of dynamization। तो अगर यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि शुरुआत ही करनी है लार्ज डोजेज से, देयर स्पेसिफिक रेमेडीज से अर्ली, शुरुआत से ही। पहले क्या करते थे, ये सेंटिसिमल का भी भाव है, सेंटिसिमल पोटेंसी की अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं उसका भी ट्रीटमेंट का भी है एक बात। और फिर कह रहे हैं कि इफ नेसेसरी सेवरल टाइम्स डेली एंड ग्रेजुअली असेंड टू हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन, और अगर जरूरत पड़े तो आप सेवरल टाइम्स डेली भी दो और ग्रेजुअली बढ़ते जाओ उसके हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन की तरफ भी। जी। आगे कह रहे हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिगवार्ट द लोकल एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी विद द इंटरनल यूज ऑफ द रेमेडी। और यहाँ खास करके दीपशिका, जो लोकल अफेक्शंस हैं, खास करके फिगवार्ट, टैंकर नहीं, सोरा के एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं, केवल और केवल साइकोसिस के, फिगवार्ट के रूप में अगर हैं, उन पे लोकल एप्लीकेशन भी कंसीडर करा उन्होंने नेसेसरीली उसी मेडिसिन का जो इंटरनल यूज कर रहे। तो ये प्लान ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ इनका अलग हो गया था, एक बात। दूसरा, जो मैं जिस वजह से इस पेज पर आया था, यहाँ पर सिफिलिस और साइकोसिस को क्रोनिक डिजीज जब हम पढ़ेंगे बुक में, वहां पर यह बताया गया कि इनकी जो स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, जैसे मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस हैं, नाइट्रिक एसिड वगैरह, तो इनका डायरेक्ट भी शंकर के उसमें और साइकोसिस के केस में विनेरियल सिफिलिस और विनेरियल साइकोसिस में डायरेक्ट सीधे भी ट्रीटमेंट करो पहले, और उसके बाद फिर हैनीमैन साहब ने कहा कि उसके बाद फिर जब वो चला जाए शंकर या फिगवार्ट, तो तब उसको एक एंटीसोरिक तब निकाल के लाओ। तो ऐसा कुछ है। तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाला पार्ट चल रहा है। तो इसमें पेज नंबर 5, पेज नंबर 305, एफोरिज्म 196
एफोरिज्म 197, इन 4 जगह बहुत फेरबदल नजर आएंगे। कहीं वो कहते हुए नजर आएंगे, फिर उसको मना करेंगे, और फिर मना करने के बाद फिर खास करके जो फिग वार्ड्स है, जिनको लंबे समय से टिके हुए हैं, कोई मेडिसिन नहीं लगाई है, छुआ छेड़ा नहीं है किसी दूसरी दवाई से, तो उसके केस में फिर से उन्होंने एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए लास्ट में भी कह दिया, फिर 305 पे जाकर के वो आएगा आगे। तो 196 एफोरिज्म में कह रहे हैं एनीमैन साहब, लोकल एप्लीकेशन को लेकर कर ही कि it might indeed seem as though the cure of such diseases would be hastened by employing the medicinal substance which is known to be truly homeopathic to the totality of the symptoms, not only internally but also externally. ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि जो क्योर है ऐसी डिजीज का, जो लोकल मेलेडीज हैं, लोकल अफेक्शन है क्रोनिक डिजीज के भी, वो और तेजी से क्योर हो जाता है यदि हम एम्प्लॉय करें मेडिसिनल सब्सटेंस को जो के सिबिलिमम हो, उसके ट्रूली होम्योपैथिक हो। यदि हम उसी मेडिसिन को एम्प्लॉय करें एक्सटर्नली तो वो हेस्टेंड कर देता है क्योर को, जो कि ट्रूली होम्योपैथिक होके आया टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर। यदि हम उसे ना केवल इंटरनली दें, अगर हम उसे एक्सटर्नली भी लगाएं तो इससे तेज हो जाता है क्योर, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा क्यों होता है? एनीमैन साहब कह रहे हैं बिकॉज द एक्शन ऑफ ए मेडिसिन अप्लाइड टू द सीट ऑफ द लोकल अफेक्शन माइट अफेक्ट ए मोर रैपिड चेंज इन इट। क्योंकि जो एक्सटर्नली अप्लाई करी आपने वही मेडिसिन जो सिबिलिमम है, उसका एक्शन जो है लोकल अफेक्शन की जो सीट है वहां पर और तेजी से प्रभावी होता है और रैपिडली चेंज ला देता है उसमें, लोकल सिम्टम्स में, लोकल डिजीज में। तो ऐसा लगता है ये और तेजी से क्योर हो जाता है यदि वही मेडिसिन जो इंटरनली आपने दी है उसको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर दो तो। ये तो कहा 196 में, लेकिन 197 में तुरंत देखना यहीं के यहीं रोक रहे हैं ताकि हमें किसी को कंफ्यूजन ना हो। 197 में कह रहे हैं कि दिस ट्रीटमेंट हाउएवर इज क्वाइट इनएडमिसिबल। देख रहे हो दीर्षिका, पहले तो कह दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऐसा सही रहेगा, लेकिन कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट हालांकि बिल्कुल अस्वीकार्य है, इसकी ये एडमिट नहीं किया जाएगा। नॉट ओनली फॉर द लोकल सिम्टम अराइजिंग फ्रॉम द मियाजम ऑफ सोरा बट आल्सो एंड स्पेशली फॉर दोज ओरिजिनेटिंग इन द मियाजम ऑफ सिफिलिस और साइकोसिस। ये हालांकि ये ट्रीटमेंट भले ही आपको ऐसा लगता हो कि जल्दी अफेक्ट करती है मेडिसिन, लेकिन फिर भी ये एडमिसिबल नहीं है, ना केवल लोकल सिम्टम्स में सोरा के, जो सोरा से ना केवल उन्हीं के बल्कि उनमें भी नहीं करना चाहिए जो सिफिलिस और साइकोसिस से ओरिजिनेट हुए हों। For the simultaneous local application along with the internal employment of the remedy in diseases whose chief symptom is a constant local affection has this great disadvantage that by such a topical application this chief symptom will usually be annihilated sooner than the internal disease. ठीक है। And we shall now be deceived by the semblance of a perfect cure. और एनीमैन साहब कह रहे हैं ये इसलिए नहीं करना है, इसलिए एडमिसिबल नहीं है, चाहे वो कोई से भी लोकल सिम्टम हो, कोई से भी मियाजम के, चाहे वो सोरा के हो, सिफिलिस के हो, साइकोसिस के हो, वो इसलिए नहीं करना है। वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो साइमल्टेनियस लोकल एप्लीकेशन है along with the internal employment of the remedy in disease whose symptom is a constant local affection, ऐसे डिजीज में, ऐसे क्रोनिक डिजीज में जिसका चीफ सिम्टम ये कांस्टेंट लोकल अफेक्शन था, ऐसे केस में इंटरनल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोकल एप्लीकेशन करना इसलिए एडमिसिबल नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? ग्रेट डिसएडवांटेज ये निकलेगा that by such a topical application this chief symptom ब्रैकेट में कह रहे हैं local affection will usually be annihilated sooner than the internal disease।
भाई ये जो चीफ सिम्टम था, जो इस डिजीज की पहचान थी, जो सही इंफॉर्मेशन थी लोकल अफेक्शन के रूप में, ये आमतौर पर इंटरनल डिजीज अंदर से ठीक होने की जगह ऑर्गेनिज्म के ये जल्दी ही एनिलेट हो जाता है सबसे पहले चमड़ी उस पे से, एक्सटर्नल पार्ट से। एंड वी शैल नाउ बी डिसीव्ड बाय ए सेम्बलेंस ऑफ ए परफेक्ट क्योर। और हम ठगे जाते हैं, हमें धोखा हो जाता है, हम ऐसा आभास करने लगते हैं कि परफेक्ट क्योर हो गया, जबकि ये लोकल अफेक्शन, लोकल सिम्टम बहुत तेजी से दूर हो जाता है वहां, और अभी इंसान अंदर से ठीक हुआ नहीं पूरी तरह से, अगर लोकली अप्लाई करा तो हम यही नहीं तय कर पाएंगे, या हम एक तरह से धोखा खा जाते हैं कि भाई परफेक्ट क्योर हो गया। और अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा, और एट लीस्ट इट विल बी डिफिकल्ट एंड इन सम केसेस इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन फ्रॉम द प्रीमेच्योर डिसअपियरेंस ऑफ लोकल सिम्टम if the general disease is destroyed by the simultaneous employment of the internal medicine। और फिर या फिर ये हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये जानना, इन सम केसेस ये असंभव हो जाएगा ये तय करना कि ये जो प्रीमेच्योर डिसअपियरेंस हो गया लोकल सिम्टम का, समय से पहले ही जो चला गया, कि ये जो जनरल डिजीज है ये डिस्ट्रॉय हुआ भी है साथ साथ इंटरनल मेडिसिन से या नहीं। क्योंकि आपने झंडा तो हटा दिया, इसका ऐसा समझो कि कहीं कोई दुश्मन का झंडा है जो ये बता रहा है कि अभी दुश्मन वहां पे है, और आपने झंडा पहले उतार के भगा दिया। अब वहां उसकी सेना वहां से गई है नहीं गई है, धोखा। लेकिन अगर झंडे को नहीं हटाएंगे आर्टिफिशियली और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो उस सेना के साथ साथ झंडा वापस चला जाएगा, है ना दीपशिखा? बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। तो ये एक तरह से एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि ये लोकल सिम्टम है, ये बहुत जल्दी हट जाता है, और इंटरनल जो डिजीज बना हुआ है वो गया है नहीं गया है, क्या है उसका स्टेटस, वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्वाइट इनएडमिसिबल है। ठीक है जी। तो यहीं मैं पॉइंट पे बात कर लूं, फिर हैनीमैन साहब फिर गए ये अपना पेज नंबर 305 पर, फिर एक बार पलटी मारी बात में, 305 पे चलते हैं। वहां हैनीमैन साहब ने क्या कहा, 305 पे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है जी। कह रहे हैं एक्सपीरियंस हाउएवर टीचेस that the each plus its external manifestation as well as Shankar together with the inner venereal miasm can and must be cured only by means of specific medicines taken internally। यहाँ हैनीमैन साहब ने दो बात फिर क्लियर कर दी, अनुभवों से ये सीखा है हैनीमैन साहब कह रहे हमने कि ये जो इच है यानी कि सोरा जो है और इसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, और साथ ही साथ शंकर अपने विनेरियल मियाजम के साथ यानी कि सिफिलिस के साथ, इनको तो क्योर करना चाहिए केवल और केवल इस माध्यम से स्पेसिफिक मेडिसिन लेकर के इंटरनली। बट द फिगवार्ड्स if they have existed for some time without treatment have need for their perfect cure the external application of their specific medicines as well as their internal use at the same time। परंतु फिगवार्ड जो कि कुछ समय से बिना ट्रीटमेंट के टिका हुआ हो यानी कि उसके साथ कोई छेड़खानी ना करी गई हो, ऐसा फिगवार्ड को लिए जरूरत पड़ती है उसे परफेक्ट क्योर करने के लिए एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन की भी उसी स्पेसिफिक मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो जो के साथ उसको इंटरनल यूज के लिए दी जा रही हो। तो वहां फिगवार्ड के लिए डॉक्टर दीपशिखा हैनीमैन साहब ने फिर से जगह दे दी, लेकिन सोरा और उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, सिफिलिस और उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन के लिए बिल्कुल सरे से नकार दिया एक्सटर्नल एप्लीकेशन को।
बात क्लियर हो रही है ना? जी 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 बॉस। हाँ, तो ये था सारा का सारा एक तरह से लबो लबाब एक्सटर्नल एप्लीकेशन का। एक पॉइंट इसमें क्रॉनिक डिजीज की बुक में सामने आएगा जिसको यही डिस्कस कर लें। ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ये जब भी कहीं करने की जरूरत समझो या लगाया जाए तो जो लोकल स्पॉट है, जो इंजर्ड पार्ट है, वहां नहीं लगाना है, हेल्दी टिश्यू पे लगाना है। मान लो किसी को हाथ पे लेफ्ट साइड में कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है लोकल मेलेडी की, तो लेफ्ट की जगह या तो राइट पे लगाओ, या जहां वो निशान है, जहां पे वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, उसपे कभी नहीं लगाना दवाई। जो हेल्दी टिश्यू है दूसरी जगह का, शरीर में कहीं और जहां वो अफेक्शन नहीं है, वहां पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना चाहिए। क्योंकि हमारा तुरंत जो है लगाते के साथ हम तुरंत उसी स्पॉट को गीला करेंगे दवाई से। दीपशिखा, जो जी जो जो डिजीज टिश्यू है, डिजीज पार्ट है, जनरली आप कहो कि आप वो लगा लेना इस पे दवाई जो हम दे रहे हैं, तो मरीज तुरंत उसी पे लगाएगा, हेल्दी साइट पे नहीं लगाएगा। जो हेल्दी टिश्यू है उसको इसलिए नहीं लगाएगा कि यहाँ क्यों लगाओ, यहाँ पे बीमारी थोड़ा ही है, तो उसके बाद तुरंत भागेगा वहां लगाने के लिए कि जहां पे वो मेलेडी चल रही है। जबकि एनीमैन साहब ने क्रॉनिक डिजीज में ये कह दिया कि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, कभी भी डिजीज पार्ट पे नहीं लगाना चाहिए। जो अलग दूसरा बॉडी का पार्ट है, जो हेल्दी टिश्यू है, ये उस पर अप्लाई करना होता है। ये बिल्कुल ध्यान रख लें हम। तो ये कुल मिला के इस तरह से लोकल एप्लीकेशन की बात 197 तक ये काफी हद तक क्लियर हो गई है। अगर यहाँ क्वेरी है किसी की? एक चीज बस, एक चीज ये जो हमें समझ में आ रही है कि जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन सोरा के और सिफिलिस के हैं उनको नहीं टच करना है, हाँ लेकिन जो फिग वर्ड्स हैं यानी साइकोटिक होंगे। हाँ, और फिगवाट भी वो कौन से? फिगवाट भी हाँ वो फिगवाट जिनको कुछ समय से छेड़ा ना गया हो। ना गया हो, बिल्कुल हाँ। उनके ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ना हुआ हो, ना अननेसेसरी मेडिकेशन हुआ हो, हाँ उनको हम इंटरनली प्लस एक्सटर्नली दे सकते हैं। हाँ, उसी मेडिसिन को ऐसे अप्लाई केसेस कर सकते हैं जो इंटरनल दे रखी है। पर ऐसा हमारे पास बहुत कम आता है जिनको छेड़ा ना गया हो, जिनको बहुत ऑब्वियसली, छेड़ वेड़ करके। बहुत ही हाँ खूबसूरत, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा। या ऐसा कोई हमारे पास केस नहीं आता जिसे जलाया या काटा या छेड़ा ना गया हो, हाँ इसलिए ये हाँ। गुंजाइश भी खत्म। इसलिए ये भी गुंजाइश खत्म। जी हाँ, तो बेसिकली एक्सटर्नल एप्लीकेशन को इसलिए एनिमैन साहब ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल एक तरह से मना कर दिया गया। आप पेज नंबर आप वो लिख सकते हैं कहाँ कहाँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात कही गई है। आप अगर आपके पास पेंसिल हो तो आप लिख लो, पेज नंबर 5 पे जिक्र है। जी बॉस। एफोरिज्म नंबर 285 में है, हम्म और एफोरिज्म 196 में है, एफोरिज्म 197 में है, और पेज नंबर 305 पे है। जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की को लेकर के कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रहा है, तो ये पूरे ऑर्गेनन में खास करके इन पेज इन पॉइंट्स पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। और एक दो पॉइंट कहीं होगा तो वो और क्लियर हो जाएगा आपको। हम्म और बल्कि जी बॉस। मैं, हाँ, तो ये सब स्थिति में हल्का सा एक पॉइंट जरूर पूरा करूंगा क्योंकि मेरे पास सामने रखा हुआ है। मेरे पास क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज बुक भी है दीपशिखा, और उसमें पेज नंबर 84 है, जिसपे उन्होंने कहा द क्रॉनिक डिजीज, जो इन्वेटिरेटेड केसेस हैं, इन्वेटिरेटेड का मतलब असाध्य रोग जो हैं, हाँ उन केसेस का जिक्र वहां हैनीमैन साहब ने द क्रॉनिक डिजीज बुक में ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन को केवल वहीं पे कहा है। और इन्वेटिरेटेड का मतलब वही जो के छेड़ने गए हों और जो हटके ना दे रहे हों, जो हाँ बड़े जिद्दी टाइप के हों, ऐसे केसेस में वहां पर थोड़ा सा अलाउ किया हुआ है। तो खैर यहीं रुकेंगे। किसी और की क्वेरी है कि प्रशांत, दीपांशी, और किसी बच्चे की है? थोड़ा सा बार बार पढ़ने से ऑर्गेनन क्लियर होगी, चीजें एकदम सीधे सीधे समझ में नहीं आती है दीपशिखा, कई बार अभी जैसे नए बच्चे हैं ये, लेकिन
एक एक एस्पेक्ट एकदम क्लियर है और धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। तो यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबको हैप्पी संडे भाई, सबको राम राम। राम 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 राम। राम राम जी।